नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल जो सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था संस्कृत विभाग का, उसका जो फर्स्ट पेपर आया था, जेके का पेपर, उस फर्स्ट पेपर के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उस फर्स्ट पेपर से इतिहास और कल्चर के जो क्वेश्चन आए थे, लगभग 20-21 क्वेश्चन आए थे। हम उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हर एक प्रश्न के साथ में उस प्रश्न की व्याख्या भी देखेंगे। तो इतिहास और कल्चर से संबंधित जिनको भी क्वेश्चन देखने हैं, वो इस क्लास को अंत तक अवश्य देखना। करते हैं आज की क्लास को, इसको शुरू। पहला प्रश्न है कि कौन सा पर्यटन केंद्र और स्थान सुमेलित नहीं है? कौन सा पर्यटन केंद्र और स्थान है जो सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहला पर्यटन केंद्र दे रखा है मेहरानगढ़, जो बीकानेर। मेहरानगढ़ जो बीकानेर में नहीं है, बल्कि मेहरानगढ़ है जो जोधपुर के अंदर है। तो मेहरानगढ़ जोधपुर में होगा, ना कि बीकानेर में। तो पहला इसका सुमेलित नहीं है। जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, यह जोधपुर में है। स्वर्ण कोठी टोंक में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। तो 2, 3 और 4 तीनों सुमेलित है। 1 नंबर जो इसका सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा मेहरानगढ़ जोधपुर। मेहरानगढ़ मेहरानगढ़ जो राव जोधा के द्वारा 1459 में चिड़ियाटुक पहाड़ी पर निर्मित करवाया गया। मेहरानगढ़ के अन्य नाम है मयूर ध्वज और गढ़ चिंतामणि। जसवंत थड़ा जो सरदार सिंह के द्वारा 1906 में जसवंत सिंह तृतीय की स्मृति में निर्मित करवाया गया। इसके अन्य नाम है राजस्थान का ताजमहल। जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। स्वर्ण कोठी जो टोंक के प्रथम जो नवाब थे अमीर खां, उनके समय 1824 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू हुआ था। लेकिन इसका निर्माण पूरा हुआ था चौथे नवाब के समय, जो लगभग 1867 के आसपास चौथे नवाब इब्राहिम अली खां के समय इसका निर्माण पूरा हुआ था। और रानी जी की बावड़ी जो बूंदी के शासक राव अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी रानी नाथावती के द्वारा 1699 ईस्वी में बनवाई गई थी। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की थी? तो ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में भील आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो यह की थी खड़लाई के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा, खड़लाई। मूलतः इसकी जो स्थापना गुजरात के पंचमहल नामक स्थान पर हुई थी, लेकिन राजस्थान के अंदर जो इसकी स्थापना हुई थी, यह डूंगरपुर के खड़लई नामक स्थान पर हुई थी। ठक्कर बापा के बारे में हम थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। ठक्कर बापा, जिनका जन्म 29 नवंबर 1869 को गुजरात के भावनगर में हुआ था। इनका पूरा नाम अमृतलाल विठल दास ठक्कर है। 1905 में गोखले के द्वारा स्थापित सर्वेंटीज ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य बने। 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की। 1932 के अंदर गांधी जी के हरिजन सेवक संघ के महासचिव बने। जीवन भर इन्होंने हरिजनों, भीलों और आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्य किया है। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मान सिंह प्रथम ने मुगल सेनानायक के रूप में कार्य नहीं किया? आमेर के मान सिंह ने मुगल सेनानायक के रूप में कार्य कहाँ नहीं किया था? तो इन्होंने काबुल की सूबेदारी की थी, बंगाल की सूबेदारी की थी, उत्तरी पश्चिमी प्रांत की सूबेदारी की थी, लेकिन मालवा मालवा की ना इन्हें सूबेदारी की, ना ही इन्होंने कोई सैनिक अभियान किया था। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा, उत्तर मालवा। काबुल काबुल में सादमान को हराकर 1585 में काबुल के सूबेदार बने। मान सिंह पहले मुगल अधिकारी थे जिसे काबुल की सूबेदारी सौंपी गई। बंगा बंगाल में जो 17 मार्च 1594 को शहीद खान के स्थान पर मान सिंह को जो अकबर ने बंगाल का नवा सूबेदार बनाया था। मान सिंह कभी भी मालवा का सूबेदार नहीं बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांकन डोरा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? कांकन डोरडा की प्रथा कब की जाती है? तो कांकन डोरडा की प्रथा होती है
विवाह के समय? 4 नंबर ऑप्शन। विवाह, विवाह के अवसर पर जब दूल्हा वापस दुल्हन को लेकर अपने गांव की सीमा में प्रवेश करता है, तब वहां पर जो रस्म अदा की जाती है उसे कांकन डोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? राजपूताना मध्य भारत सभा में टोटल 4 अधिवेशन हुए थे, तो इसमें पहले अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज के द्वारा। राजपूताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन 1918 के अंदर दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर हुआ था। इसके अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे, उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और इसके द्वारा राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वारा जो साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला जाता था, वह निकाला जाता था राजस्थान केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दयालदास की रचनाएं कौन सी है? तो ये जो 3 रचनाएं दे रखे हैं, इनमें से दयालदास की रचनाएं कौन-कौन सी है? तो राठौड़ रिख्यात, राठौड़ रिख्यात जिसे दयालदास रिख्यात भी कहा जाता है, यह दयालदास की है। आख्यान कल्पद्रुम है, यह भी है जो दयालदास की है। दूसरे नंबर पर जो दे रखी है देश दर्पण है जो दयालदास की नहीं बल्कि यह शंकरदान सौमेरा की रचना है। तो दयालदास की रचना ए और सी, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। देश दर्पण की रचना शंकरदान सामोर के द्वारा की गई थी। बीकानेर राठौड़ ख्यात जिसे दयालदास की ख्यात भी कहा जाता है, यह राजस्थान की सबसे नवीन ख्यात मानी जाती है। इसकी भाषा डिंगल अर्थात मारवाड़ी भाषा है। आर्यख्यान कल्पद्रुम भी दयालदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ है? सुदर्शनगढ़ कौन से किले का नाम है? तो सुदर्शनगढ़ नाम है नाहरगढ़ किले का। नाहरगढ़ इसका राइट आंसर होगा। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने 1734 में मराठा आक्रमण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करवाया गया था। यहाँ पर माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के नाम पर 9 महलों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चित्रशैली में फरूक फल का चित्र मिलता है जिसे आसिफ खां रो बेटो भी लिखा हुआ है? तो कौन से चित्रशैली में फरूक फल का चित्र मिलता है? तो फरूक फल का जो चित्र मिलता है यह मुख्यतः तो मेवाड़ चित्रशैली में मिलता है, लेकिन इसका जैसलमेर से भी मिला है। तो इसका आंसर मारवाड़ और सॉरी मेवाड़ और जैसलमेर दोनों हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर इसका आंसर मेवाड़ ही माना गया है। तो 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक को किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से संबंधित है? कौन सा शासक है जो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से संबंधित है? तो वह मेवाड़ के राज सिंह, जिन्होंने चारुमती से विवाह किया था। मेवाड़ के राज सिंह किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री चारुमती से चारुमती ने राज सिंह को पत्र लिखा था कि हंसिनी मुगलों के साथ नहीं रह सकती। उसके बाद राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया, जिससे औरंगजेब विवाह करना चाहता था। औरंगजेब विवाह करना चाहता था, इस बात की खबर जब चारुमती को लगी तो इसने राज सिंह को पत्र लिखा था कि हंसिनी मुगलों के साथ नहीं रह सकती। इसी के कारण 1664 में राज सिंह व औरंगजेब के मध्य देसूरी की नाल में युद्ध हुआ था, जिसमें राज सिंह की तरफ से सलूम्बर के ठिकानेदार रतन सिंह चुंडावत ने विजय प्राप्त की थी। इसी समय जब रतन सिंह चुंडावत युद्ध के लिए जा रहे थे, तो इनकी रानी सहल कंवर ने अपना सिर काटकर स्मृति के तौर पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 1916 में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया था? 1916 में नहीं किया था, यह 1917 के अंदर किया था। इसके अंदर पेपर में 1916 प्रिंट हो रखा है। मैंने आज तक जो पुस्तकों में पढ़ा 1917 ही पढ़ा है, तो 1917 ही होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा मन्नालाल पटेल। बिजोलिया किसान पंचायत का जो सरपंच नियुक्त किया था, यह क्या था? मन्नालाल पटेल को।
मन्नालाल पटेल। 1917 में विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल के पास गांव में बिजोलिया किसान पंचायत या उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। इस पंचायत का सरपंच श्री मन्नालाल पटेल को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की। कौन से पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक के बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की गई? तो यह प्राप्त हुआ है बेराट से। एक नंबर ऑप्शन। बेराट बेराट से अशोक के दो शिलालेख मिले हैं, एक भाब्रू शिलालेख, दूसरा बेराट शिलालेख। भाब्रू जो शिलालेख है, इस अभिलेख से अशोक द्वारा बुद्ध धम्म और संघ में आस्था प्रकट की गई है। इस अभिलेख में अशोक का बौद्ध अनुयायी होना सिद्ध होता है। बेराट शिलालेख बेराट जो शिलालेख है, यह अशोक के रूपनाथ और सहसाराम अभिलेख की प्रतिलिपि है। समय के प्रभाव के कारण यह शिलालेख इतना घिस गया कि इसे अब पढ़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाब श्याम का वैष्णो मंदिर कहाँ है? गुलाब श्याम का वैष्णो मंदिर कहाँ है? इसका उत्तर आप कमेंट में देना, क्योंकि इसका जो गुलाब श्याम का वैष्णो मंदिर है, इसके बारे में मुझे कोई पुस्तकों के अंदर मिला नहीं, लेकिन इसका उत्तर उदयपुर मिला है, लेकिन एक आध जगह चित्तौड़ भी मिला है। तो गुलाब श्याम का जो वैष्णो मंदिर है, यह चित्तौड़ में है या उदयपुर में है? इसका जवाब आप कमेंट में अवश्य देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? शिवालिक अभिलेख के अनुसार कौन से चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को पराजित किया था? तो यह किया था विग्रहराज चतुर्थ ने, जिनको बिसल देव भी कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ जिसे बिसल देव भी कहा जाता है, इसने गजनी के शासक खुसरो शाह मलिक को पराजित कर हिंदू राजाओं को गजनी शासक से मुक्ति दिलाई थी। इसके शासनकाल को सपादलक्ष के चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसने दिल्ली के तोमर वंश के शासक तंवर को भी पराजित किया था। ये जो तोमर वंश के शासक तंवर को पराजित किया था, यह प्रश्न पिछली बार आरएस के एग्जाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थाकना शैली में है? कौन सा नृत्य जो थाकना शैली में है? तो यह ढोल नृत्य है। 4 नंबर ऑप्शन। ढोल नृत्य जो थाकना शैली में है, जयनारायण व्यास ने इसे संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैजल अली खां जिसे 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी। जो फैजल अली खां है, यह कौन से ठिकाने से संबंधित है? तो यह नरहड़ के ठिकाने से। 1 नंबर ऑप्शन। इसमें भी विवादित है, किसी जगह इसका आंसर सालुम्बर ठिकाना मिल रहा है, लेकिन मुझे अधिकतर नरहड़ ठिकाना ही प्राप्त हुआ है। तो इसका भी आप जवाब देना कि आपने इसके बारे में कौन सा पढ़ रखा है। फैजल अली खान नरहड़ ठिकाने से संबंधित है या फिर सलूम्बर ठिकाने से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज का निम्न में से कहाँ का शासक था? तो ताज खां जो है महाराणा प्रताप के गठबंधन में जो शामिल ताज खां थे, वो जालोर से संबंधित है। एक ताज खां और हुए थे जो फतेहपुर से संबंधित थे, जो अकबर के साथ शामिल हुए थे, अकबर के गठबंधन में। जो महाराणा प्रताप के साथ ताज खां शामिल हुए, वो जालोर से संबंधित थे। हालांकि इन्होंने भी बाद में 1577 या 78 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन ये शुरुआत में महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण है। उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनके जीवन कथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण है। तो गौ रक्षा से संबंधित कौन कौन से देवता है? तो गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी और देव जी, ये चारों हैं जो गौ रक्षा के लिए जाने जाते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन। पाबूजी ने जो जिंदराव खींची जो पाबूजी के बहनोई थे, उनसे देवल चारनी की गायों की रक्षा हेतु देचू गांव में 1200
क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए थे। बाबूजी के जब बाबूजी का जब विवाह हो रहा था, जब अमरकोट उनकी बारात गई थी, जब उनका विवाह हो रहा था, उन्होंने 3.5 फेरे लिए थे। तब उन्हें सूचना मिली कि देवल चारनी की जो गाय है, ये जिंदराव खिंची ले गया है। तो उन्होंने फेरों को बीच में ही छोड़कर जो 4 फेरे लिए और 4 फेरे लेकर बाकी फेरों को बीच में ही छोड़कर गायों की रक्षा करने के लिए आए और यहीं पर देचू गांव में 1200 क्षेत्र में इन गायों से रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी वे जो महमूद गजनी की सेना से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और तेजा जी भी जो लाछा गोजरी की गायों की रक्षा करते हुए बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर मिला? राजस्थान को सुनेल टप्पा जो निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? तो यह मिला था राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे हम फैजल अली आयोग भी कहते हैं, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग या फैजल अली आयोग की सिफारिश के अनुसार मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की सुनेल टप्पा का क्षेत्र राजस्थान को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत मावजी के चौपाड़ों की भाषा कौन सी है? संत मावजी के चौपाड़ों की भाषा कौन सी है? तो संत मावजी का जो संबंध है यह दक्षिणी राजस्थान से है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वहां से संबंधित है। तो वहां की जो भाषा है वो बागड़ी भाषा है। 3 नंबर ऑप्शन, बागड़ी भाषा। संत मावजी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से संबंधित है, वहां पर बागड़ी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? तो जो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र बताए थे उनमें से जो सुशिर वाद्य यंत्र है यह फूंक देके या हवा के द्वारा बजाया जाता था। तो सतारा, नंदाड़ और मशक, ये तीनों सुशिर वाद्य यंत्र है। बफंग जो सुशिर वाद्य यंत्र नहीं बल्कि तत्व वाद्य यंत्र है। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। बफंग बफंग जो तत्व वाद्य यंत्र है, बफंग का जादूगर जहूर खां मेवाती को माना जाता है। वाद्य यंत्र की 4 श्रेणियां: घने वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थली, धातकी, देवड़ा वाटी किसकी उपबोलियां है? थली, धातकी और देवड़ा वाटी जो किसकी उपबोलियां है? तो यह जो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। मारवाड़ी की उपबोली, राजस्थान की जो प्रमुख बोलियों की अगर बात की जाए तो उसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी, ये जो लगभग पश्चिमी राजस्थान की है, ढाटी, ढारकी, थल्ली और ये ढूंढाड़ी, तोरावाटी, कठेड़ी, चौरासी, नागरचौल, पंचवाली, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी, मालवी, रागड़ी, निम्बाड़ी और खेराड़ी, ये जो ढूंढाड़ी से लेकर जो आगे की जो बोलियां ये लगभग पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं। तो राजस्थान में अनेकों बोलियां, यहाँ पर कुछ मुख्य बोलियों के बारे में दिया गया है। तो इसी के साथ ही आज के जो पेपर में 21 क्वेश्चन हमने किए हैं, 21 क्वेश्चन जो राजस्थान के इतिहास और कल्चर से संबंधित है। मुझे आज के पेपर में इतने ही प्रश्न मिले थे। अगर कोई प्रश्न बच गया इतिहास हो या कल्चर से संबंधित, तो उसे आप कमेंट कर देना या फिर हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर आप बता सकते हो। इनमें से आपने कितने प्रश्न 21 में से सही कर रखे हैं, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और जो हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल पर जो ये निम्न पुस्तकें हैं जो इनका अध्ययन करवाया जा रहा है, जिसके अंदर पप्पू सिंह प्रजापत की भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ जो हमने पूरी करवा दी है, दृष्टि पब्लिकेशन की नेट और जेआरएफ की इतिहास की पुस्तक, गणपत सर की जो विश्व इतिहास की ऑब्जेक्टिव पुस्तक है यह भी पूरी करवा दी है। नाथ पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास और रवि कुलरिया सर की प्राचीन भारतीय वस्तुनिष्ठ जो पुस्तक है उसका अध्ययन अभी चल रहा है। गणपत सर के जो पहले जो 50 टेस्ट लिए थे फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट के, वो पूरे करवा दिए और अब जो टेस्ट चल रहे हैं इनमें 7 टेस्ट हुए हैं। तो इन 7 टेस्टों का अध्ययन करवा दिया गया है। बाकी आगे जैसे टेस्ट होते रहेंगे तो उनका भी अध्ययन करवाया जाएगा। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट से जो भी साथी है वो कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना
और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।